करीब 10 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों ने आग पर कंट्रोल करना सीखा और इस सीख ने इवोल्यूशन की दिशा को ही बदल के रख दिया, क्योंकि ये आने वाले समय में ना केवल इंसानों को इफ़ेक्ट करने वाला था बल्कि जानवरों और इन्वायरमेंट को भी बहुत हद तक इफ़ेक्ट करने वाला था। अर्ली मैन को आग से ना केवल खाना पकाने की सुविधा मिली बल्कि रोशनी, गर्मी और सबसे बढ़कर जंगली जानवरों से सुरक्षा भी मिली। पर वहीं आग जो हमारे जीवन का मूल स्रोत है, वो जब हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो ऐसा तांडव करती है कि इंसान ही नहीं बल्कि प्रकृति भी दहल उठती है। आज हम उसी तांडव के एक उदाहरण वाइल्ड फायर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे एंशिएंट स्टोरीज में फीनिक्स से भी कंपेयर किया गया है, क्योंकि फीनिक्स में अपनी राख से पुनर्जन्म लेने की काबिलियत होती है। उसी तरह जंगल भी अपनी राख से दोबारा जी उठते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जंगल की आग, वाइल्ड फायर, हमारी दोस्त है या दुश्मन। तो जो वाइल्ड फायर है वो कम्प्लीटली एक नेचुरल डिज़ास्टर है। डिज़ास्टर हमने उसे नाम दिया है। एक्चुअली में वाइल्ड फायर इन्वायरमेंट का तरीका है खुद को रीजनरेट करने का। कैसे, अभी आगे पता लगेगा कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस से पहले भी वाइल्ड फायर लगती रही हैं और ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बाद भी वाइल्ड फायर लगती रहेंगी, लेकिन वो तब बिल्कुल नेचुरल थी जब तक कि ह्यूमन ने आके उसमें इंटरफेयर नहीं कर दिया। एक जंगल में आग लगती है, उसके बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं और पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी हैं, लेकिन जंगल के लिए वो पॉजिटिव है। किस तरीके से कि जंगल के जो पुराने पेड़ पौधे होते हैं, जो जंगल में कोई बीमारी फैली हुई है, जो डिजीज़ प्लांट्स हैं, जो डेड रिमेन्स हैं, वो सब कैसे ख़त्म होंगे? वो इससे ख़त्म होंगे कि जब वाइल्ड फायर होगी तो जंगल के ये सारे जो भी वेस्टेज है, कूड़ा कह लीजिए, वो सब साफ़ हो जाएगा। दूसरा एडवांटेज इसका ये है कि जब जंगल बहुत घना हो जाता है तो जंगल की फर्श तक, ज़मीन तक जो है वो धूप नहीं पहुंच पाती, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि बड़े वाले जो पेड़ हैं, जो बड़े बड़े पेड़ हैं, वो तो ग्रो कर पाते हैं, लेकिन जो छोटे पेड़ हैं, श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, उनकी जो ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है, वो नहीं हो पाती है। तो जब कभी भी ऐसी जंगल की आग लगती है तो जो नई ज़मीन होती है वो छोटी वनस्पति जिसे हम कह सकते हैं, उसके ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक का नुकसान दूसरे का फ़ायदा। जब जंगल डेंस है तो वो छोटे पेड़ पौधों को नहीं रहने देता, लेकिन जब जंगल की आग लग जाती है और वो बड़े बड़े पेड़ जल जाते हैं तो छोटे पेड़ पौधों को पूरा मौका मिलता है फलने फूलने का, और इसी तरीके से उसके साथ कीड़ों को, नए दूसरी बर्ड्स को। तो ये एक चेन है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हम एक नेचुरल डिज़ास्टर को कम्प्लीटली मैन मेड डिज़ास्टर बना देते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक वाइल्ड फायर को ज़रूरत होती है एक हीट सोर्स की। अब हीट सोर्स दो तरीके से आ सकते हैं, या तो नेचुरल या मैन मेड। नेचुरल में जैसे सन या फिर लाइटनिंग, जैसे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे हर साल 1 लाख से भी ज़्यादा बार बिजली गिरती है, जिसमें से लगभग 10% टाइम वो फॉरेस्ट फायर को इनिशिएट करती है। तीसरा रेयर है जैसे वॉल्केनिक इरप्शन। लेकिन मैन मेड जो सोर्स है वो हीट का, वो बहुत ही बड़ा फैक्टर है एक जंगल की आग के लिए, क्योंकि 90% केसेस में जो जंगल की आग है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से लगती है, जैसे कैंप फायर या फिर जलती हुई सिगरेट को फेंक देना। इंडिया में भी लगभग 95% जो फॉरेस्ट फायर होती है वो केवल ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से लगती हैं। और ये आंकड़ा सुनने में छोटा लगता है, लेकिन अकेले यूएस में हर साल लगभग 67,000 छोटी बड़ी जंगल की आग लगती हैं, जिसमें लगभग 70 लाख एकड़ ज़मीन पर जो जंगल है वो जल जाते हैं। अब ये एक छोटा आंकड़ा नहीं है, ये सिर्फ एक छोटी फिगर है। पूरी दुनिया में सोचिए क्या हाल होगा। इसका एक फैक्टर क्लाइमेटिक चेंज भी है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि क्लाइमेटिक चेंज की वजह से गर्मियाँ ज़्यादा गर्म और ज़्यादा ड्राई हो गई हैं, सर्दियों के मौसम छोटे हो गए हैं। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है वो बहुत ही प्रोन जोन है
वाइल्ड फायर के लिए, क्योंकि वहाँ पर एक विंड चलती है ऑटम सीज़न में और स्प्रिंग सीज़न में, जिसका नाम है सेंटे आना विंड्स। ये जो है वो बहुत ही हॉट और ड्राई विंड्स होती हैं, जो मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वाइल्ड फायर के लिए उस समय पे। अब होता क्या है कि आज से करीब 20 साल पहले ये जो सीज़न होता था ना वाइल्ड फायर का, जिस सीज़न में सबसे ज़्यादा जंगल की आग लगती हैं, वो लगभग 37 डेज़ का होता था। लेकिन 2017 में एक स्टडी के मुताबिक ये एवरेज अब 37 से बढ़कर 76 हो चुका है। और हीट वेव इतना बड़ा फैक्टर क्यों है, इसका एग्जांपल आपको 2003 के यूरोपियन हीट वेव में मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एक हीट वेव से प्रॉब्लम क्या है, थोड़ी गर्मी तो लगेगी, पर ये थोड़ी गर्मी सिर्फ 6 महीने में 30,000 से ज़्यादा लोगों की जान ले चुकी 2003 में, जिसमें से 14,000 तो अकेले फ्रांस में। कैटेलोनिया में एक फार्म से आग शुरू हुई जिसने 16,000 एकड़ के जंगल को देखते ही देखते निगल लिया। और वो आग लगी कैसे? एक कैटल में मैनुअर रखा हुआ था ताकि खेती हो सके, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि वो अपने आप में ही सुलग गया और वहाँ से आग शुरू हुई। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसे देखकर हम कह सकते हैं कि एक नेचुरल डिज़ास्टर अब बिल्कुल भी नेचुरल नहीं रहा है। ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से वो वाइल्ड फायर जो पहले एक छोटे एरिया को इफ़ेक्ट करता था, वो बहुत बड़े एरिया को बहुत बड़े लेवल पर इफ़ेक्ट करता है। तो वाइल्ड फायर शुरू कैसे होती है? स्टेप 1 की बात हम कर चुके, हीट। इसके अलावा इसे ज़रूरत होती है 2 और चीज़ों की, जो कि है फ्यूल और ऑक्सीजन। अब वाइल्ड फायर का फ्यूल क्या है? जैसा कि हम सब जानते हैं, सूखी पत्तियाँ, सूखे पेड़, इसके अलावा हरे पेड़ पौधे भी उसका फ्यूल बन सकते हैं, जैसे पाइन, सेदार, देवदार, फर, स्प्रूस। ये जैसे पाइन और स्प्रूस के जो पेड़ होते हैं वो फ्लेमेबल ऑयल कंटेन करते हैं, जो कि टेम्परेचर मिनिमम इग्निशन टेम्परेचर मिलने पर जलना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी वजह से ये हरे पेड़ पौधे भी जल सकते हैं और जंगल की आग बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है ऑक्सीजन। क्योंकि जंगल की आग खुले में है तो उसे ऑक्सीजन की सप्लाई की कोई कमी नहीं होने वाली। और जिस तरफ से ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता है, ऑफ कोर्स जिस तरफ से हवा चल रही होगी उधर की तरफ से ही ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा। तो हवा के साथ ये इतनी तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं कि कुछ केसेस में देखा गया कि जंगल की आग करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी आगे बढ़ सकती है। अब जंगल की आग होती कितने टाइप की है? बेसिकली जो वाइल्ड फायर है वो 3 टाइप की होती है, ग्राउंड फायर, क्राउन फायर और सरफेस फायर। और ये हिल टॉप की तरफ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। अब फॉरेस्ट फायर के या वाइल्ड फायर के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं? इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स तो बहुत सारे हैं, जिसमें सबसे पहला है जंगलों का जल जाना। एक स्टडी के मुताबिक अमेरिका में हर साल करीब 12 लाख एकड़ के जंगल जो हैं वो वाइल्ड फायर में जल जाते हैं, जिसका सीधा असर जानवरों पे और उनके हैबिटेट पे पड़ता है। क्योंकि हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाता है तो लाखों जानवर जो हैं वो मारे जाते हैं या फिर बेघर हो जाते हैं। इसके अलावा दूसरा जो इसका असर पड़ता है वो पड़ता है जंगल की ज़मीन पर, क्योंकि जंगल की ज़मीन वाइल्ड फायर के बाद हाइड्रोफोबिक हो जाती है और ये वाटर को एब्जॉर्व नहीं करती, जिसका मतलब पानी जब आता है या जब बारिश होती है तो वो उसके ऊपर से बहकर निकल जाता है, जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड यानी कि अचानक आई बाढ़ का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा जंगल को पुनर्जन्म लेने में यानी दोबारा उगने में करीब 2 से 4 साल लगते हैं। ये वो प्रोसेस है जब वो जंगल की ज़मीन खाली रहती है और उसके बाद ही उस पर कोई भी वनस्पति आनी शुरू हो पाती है। इसके अलावा जो चौथा इफ़ेक्ट है और जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि कार्बन एमिशन जो है हमारे वर्ल्ड में वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो वो फॉरेस्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करते हैं, जब वो जलते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्व करने के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करने लगते हैं और उसके साथ ही साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, एरोसोल को भी रिलीज़ करते हैं, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा ऊपर
बढ़ जाती है। पिछले 20 सालों में करीब 8 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हुआ है फॉरेस्ट फायर से, जो कि हर साल करीब 5 से 10% के इक्वल है। इसके अलावा हमारे ह्यूमन हेल्थ पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि जो फॉरेस्ट फायर है, क्योंकि वहाँ पर ग्रीन जो है वो वेजिटेशन जला है, तो वो एक सूट रिलीज़ करता है एनवायरनमेंट में, जो कि जब हम इनहेल करते हैं तो हमें रेस्पिरेटरी डिजीज़ और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के रिस्क को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। इसके अलावा हज़ारों फायर फाइटर्स अपनी जान गंवाते हैं और लाखों लोग अपने घर को छोड़कर कहीं और जाने पर मजबूर हो जाते हैं। तो हिस्ट्री में कब और कितने बड़े बड़े वाइल्ड फायर लगे हैं उस पर भी एक नज़र डालना ज़रूरी है। 1825 में न्यू ब्रुंसविक कनाडा में एक आग लगी, जिसमें करीब 30 लाख एकड़ का फॉरेस्ट जलकर राख हो गया। इसके अलावा 1910 का द बिग बर्न इतना बड़ा था कि ईस्टर्न वॉशिंगटन से वेस्टर्न मोंटाना तक सारे जंगल तबाह हो गए। 1871 का द ग्रेट शिकागो फायर वो आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा वाइल्ड फायर है, जिसमें 300 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। 2007 का कैलिफोर्निया फॉरेस्ट फायर या 1894 का ग्रेट हिंस्क्वे फायर या 2009 का ब्लैक सैटरडे बुश फायर जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। 1666 का ग्रेट फायर ऑफ लंदन भी फेमस है और 64 एडी में द ग्रेट फायर ऑफ रोम। इसके अलावा 2019 में हुए अमेज़न रेन फॉरेस्ट की आग और ऑस्ट्रेलियन बुश फायर ने भी पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। तो अब ये आग केवल बढ़ती ही रहेगी या पर इस पे काबू भी पाया जाएगा। अच्छी बात यह है कि हज़ारों लाखों फायर फाइटर्स हर साल अपनी जान जोखिम में डालकर जंगल की आग पर काबू पाते हैं, जिसमें वो कुछ टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। इसमें सबसे पहला है फायर लाइन को डिग करना, जो कि सबसे एंशिएंट तरीका भी है। इसमें वो क्या करते हैं कि एक फायर लाइन को डिग करते हैं एक स्पेशल इक्विपमेंट को यूज़ करके, जिसका नाम है पुलिस की। ये एक कॉम्बिनेशन होता है एक्स और एक हू का। इसके अलावा दूसरा टेक्निक है कंट्रोल्ड फॉरेस्ट फायर, जिसमें वो फ्यूल को ख़त्म कर देते हैं ताकि जब एक नेचुरल फॉरेस्ट फायर हो तो वो बहुत ज़्यादा ना बढ़ पाए। इसके अलावा जब आग लग जाती है तो वो एक स्पेशल केमिकल स्काई जेलो जो कि पिंक कलर का होता है उसका यूज़ करते हैं जंगल की आग को बुझाने के लिए। इसके अलावा वो हर समय मुस्तैदी से तैनात रहते हैं ताकि एक छोटी से छोटी जंगल की आग को भी तुरंत काबू पाया जा सके, ताकि वो ज़्यादा बड़ा ना बढ़ पाए। इसके अलावा अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जैसे देश अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं जंगल की आग से हर साल निपटने के लिए। जंगल न केवल हमें प्राणवायु देते हैं बल्कि हमारे एनवायरनमेंट को भी साफ और स्वच्छ रखते हैं। हमारी ज़िंदगी कल भी जंगलों पर निर्भर करती थी, आज भी करती है और आगे भी करती रहेगी। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जंगलों को बचा कर रखें और अपने आसपास भी अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और पर्यावरण को दूषित होने से बचाएं। ठीक है, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, पेड़ों को बचाते रहें।